प्रश्न संख्या 8 है कि समिति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि समिति से आप क्या समझते हैं, आखिर समिति होता क्या है और इसके विशेषताओं के बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको परिचय देना है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है ना। एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उसकी अनेक इच्छाएं और आवश्यकताएं होती है। व्यक्ति जो है बेहतर रूप से अपना जीवन चलाने के लिए इन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है ना। साथियों, जैसे कि हम सभी जो मनुष्य होते हैं सभी सामाजिक प्राणी होते हैं, है ना। और जब सभी सामाजिक प्राणी हैं तो सभी का कोई न कोई इच्छा है। कोई चाहता है कि हम डॉक्टर बने, कोई चाहता है कि इंजीनियर बने, कोई और कुछ चाहता है, और कोई ना कोई इच्छा होता है और उनकी आवश्यकताएं भी होता है। इन इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए। तो यही इसमें कहा गया है कि मैकाइवर और पेज के अनुसार जो है इन जरूरतों या लक्ष्यों को पूरा करने का 3 तरीका हो सकते हैं। यानी कि मैकाइवर ने बताया है कि किसी भी इच्छाओं, आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 3 तरीके हो सकते हैं। इन्होंने पहला जो तरीका बताया है वो बताया है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी की मदद के स्वतंत्र रूप से जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह बिना किसी की मदद लिए अपने आप से स्वतंत्र रूप से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इन्होंने यह बताया कि व्यक्ति को जो है दूसरों से संघर्ष करना चाहिए, है ना, और दूसरों से संघर्ष करते हुए अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। सीधा यहाँ पर यह बता दिया गया है कि अगर हम व्यक्ति अपनी इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो दूसरों के हित को हम छीन कर अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका होता है ये समाज द्वारा मान्यता नहीं होता है ना। तो ये तरीका जो है उतना बेहतर तरीका नहीं माना जाता है। तीसरा इन्होंने जो तरीका बताया वो बताया है कि व्यक्ति को जो है अन्य लोगों की सहायता करके जो है अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, है ना। यह जो तरीका होता है इसे सामाजिक तरीका कहा जाता है साथियों। तो यह जो तरीका होता है यह तरीका जो है सामाजिक तरीका होता है और आवश्यकता पूरा करने का यह जो तरीका होता है इसी को समिति का आधार माना जाता है ना। इस प्रकार से समिति को एक समूह या संगठन कह सकते हैं जो आपसी सहायता और सहयोग के आधार पर अपने लक्ष्यों को एक साथ मिलकर पूरा करता है। उसके बाद साथियों आपको जो है समिति का अर्थ थोड़ा जानना है कि समिति का अर्थ क्या होता है। समिति व्यक्तियों के एक समूह या संगठन को कहा जाता है। यह किसी विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। बेसिकली जो समिति होता है साथियों वह व्यक्तियों के समूह या संगठन होता है। यानी कि जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो किसी न किसी का समूह बन जाता है, कोई ना कोई संगठन स्थापित हो जाता है ना। यह जो संगठन होता है उनका अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही वह संगठन या समूह को बनाया जाता है ना, ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। जैसे कि परिवार, स्कूल, व्यापार, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि क्या हैं, ये सभी समितियां हैं। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे का हमेशा सहयोग करते हैं ना। इसी प्रकार से जो व्यापार संघ होता है, व्यापार संघ, धार्मिक संघ हो गया, तो ये सभी जो है अपने उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो स्कूल का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा देना है और उनसे जो है व्यवसाय प्राप्त करना है। इसी प्रकार से श्रमिक संघ की बात करें तो उसका जो उद्देश्य होता है वह होता है नौकरी को सुरक्षित रखना। तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है किसी भी समिति या संगठन को स्थापित करने का। उसके बाद साथियों हम लोग इसका परिभाषा को देख लेते हैं। तो सभी विचारकों ने जो है समिति का परिभाषा अलग अलग दिया है जो इस प्रकार से है। तो पहला जो है वो है बोगार्ड्स के अनुसार। इन्होंने यह बताया है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं ताकि उनके जो है उद्देश्य की पूर्ति हो सके। दूसरा जो है वो मैकाइवर है। इन्होंने बताया है कि समिति समान उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जो है लोगों द्वारा संगठन को बनाया जाता है और वही संगठन का समूह है ना।
तो मैकआवर ने बताया कि समिति जो है समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित एक समूह है। उसके बाद जो तीसरा विद्वान है वो है जिन्सबर्ग के अनुसार। जिन्सबर्ग ने बताया है कि समिति जो है सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक दूसरे से संबंधित है, जो एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संगठन का निर्माण करती है। जिन्सबर्ग बताते हैं कि समिति सामाजिक प्राणियों का एक समूह है ना, जो दूसरे से संबंधित है, यानी कि इनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही इस संगठन या इस समिति का स्थापना किया जाता है। इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समिति जो है एक संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के सहयोग से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यानी कि साथियों, इसमें यह बताया गया है कि जो समिति होता है ना, समिति एक संगठन है। संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके उद्देश्य, उनकी आवश्यकताएं और उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उसके बाद साथियों, आपको जो है प्रश्न में पूछा गया है कि समिति की विशेषताएं बताएं। तो समिति का निम्न विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से है। तो कुछ बिंदुओं द्वारा जो है साथियों हम इस समिति के विशेषताओं को समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है समिति व्यक्तियों का समूह है। समिति जो होता है साथियों बेसिकली व्यक्तियों का एक समूह होता है ना। समिति का गठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जिनका एक संगठन होता है। संगठन को बनाने का अपना कोई ना कोई उद्देश्य या हित होता है जिसको प्राप्त करने के लिए संगठन के सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। यानी कि समिति का गठन अकेले इंसान से नहीं हो सकता है। समिति का गठन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हमें पड़ती है। और समिति का गठन क्यों किया जाता है? ताकि जो उद्देश्य उनका है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। और उन आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। दूसरा जो पॉइंट बनाना है साथियों वो है निश्चित उद्देश्य। समिति का विकास अपने आप नहीं होता है ना। इसका जन्म व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया है कि समिति का जो विकास है वो अपने आप नहीं होता है। किसी भी संगठन का जो है विकास अपने आप नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि उनके जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव जीतने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समिति का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार जितनी भी समितियां होती है उनके पीछे कोई ना कोई एक निश्चित उद्देश्य आवश्यक होती है। उसके बाद तीसरा जो आपको बनाना है पॉइंट वो है आपसी सहयोग। समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एक प्रणाली बनाती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्यों के समान उद्देश्य होने के कारण ही उनमें सहयोग पाया जाता है। साथियों, यहाँ पर समझना बहुत ही आवश्यक है कि जो है समिति होता है उसमें आपसी सहयोग होता है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी समिति का जब गठन होता है तो उनमें जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच आपसी संबंध स्थापित होते हैं, आपसी सहयोग होते हैं, जिसके कारण वह जो है आपसी सहयोग से अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। चौथा जो है वो है सोच समझकर समिति की स्थापना। समिति की स्थापना सोच विचार कर की जाती है। व्यक्तियों के समूह पहले विचार करता है कि समिति उनके लिए कितनी लाभदायक होगी। इसके बाद व्यक्तियों के कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना होता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सोच विचार कर नियम बनाते हैं ताकि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। इस विचार विमर्श के बाद ही समिति का गठन किया जाता है। चौथा में यही बताया गया है साथियों कि जो समिति होता है ना वो सोच समझकर बनाया जाता है। यानी कि समिति की स्थापना सोच विचार कर ही किया जाता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और जब सभी के उद्देश्य मिलते जुलते हैं तभी एक प्रकार के समिति का गठन हो जाता है। पांचवा जो है वो है अस्थायी प्रकृति। समिति की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है और जैसे ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है समिति समाप्त हो जाती है या भंग कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है साथियों। अगर हम किसी भी समिति की स्थापना करते हैं ना, जब हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो वह समिति को जो है भंग कर दिया जाता है ना। जब हमारे उद्देश्य पूरे ही हो जाएंगे तो उस समिति को रखने के क्या फायदे है ना। इसीलिए वह समिति खुद ब खुद भंग हो जाती है। छठा है कि नियमों पर आधारित। कोई भी समिति बिना किसी नियम के अपना कार्य नहीं करती
क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समिति के सदस्य संगठित होकर नियम से कार्य करें। यानी कि किसी भी समिति को गठित किया जाता है तो नियमों पर आधारित होता है। अगर मान लो कोई ऐसी समिति का गठन कर दिया गया है और उसमें कोई भी नियम नहीं है तो वह समिति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसीलिए जो इसमें बताया गया है कि जो समिति होता है वो नियमों पर आधारित होता है, ताकि उसमें जितने भी सदस्य शामिल है सभी लोग अपने नियम के अनुसार कार्य कर सकें और उन नियमों के अनुसार कार्य करके अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आपको बनाना है साथियों, वो है समिति एक मूर्त संगठन है। मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जिसकी स्थिति को हम समझ सकते हैं। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। अतः समिति एक मूर्त संगठन है जिसमें व्यक्तियों को आमने सामने की स्थिति में देखा और छुआ जा सकता है। यानी कि समिति के बारे में कहा गया है कि समिति जो है व्यक्तियों का वह समूह होता है जिसमें लोगों का अलग अलग प्रकार के हित होते हैं जिनकी पूर्ति करनी होती है ना। इसलिए जो है यह समिति एक मूर्त संगठन है। 8वां जो पॉइंट बनाना है आपको वो है समिति एक निश्चित संगठन है ना। क्या है? निश्चित संगठन। हर समिति का एक निश्चित संगठन होता है। बिना संगठित हुए कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर सकती है। इसलिए किसी भी भीड़ को समिति नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसके लिए कुछ व्यक्तियों का एक संगठन बनाया जाता है। समिति जो होता है साथियों बेसिकली एक निश्चित संगठन होता है। उसके बाद जो आपको 9 नंबर का पॉइंट बनाना है साथियों वो है समिति साधन है ना कि साध्य। साधन और साध्य में अंतर क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समितियों का गठन किया जाता है ना। मनुष्य अपने किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति का गठन करता है। इस प्रकार हर समिति जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साधन है ना कि साध्य। अगर उदाहरण के लिए समझाएं आपको तो कोई व्यक्ति अगर डांस क्लब ज्वाइन करता है ना, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ मनोरंजन करना। जब वह मनोरंजन कर लेता है तो उनके उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से डांस क्लब उसके लिए क्या हो गया? साधन हो गया, ना कि साध्य। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि समिति जो होता है वह एक साधन है ना कि साध्य। 10वां है वो है ऐच्छिक सदस्यता। समिति के लिए सदस्य बनना या नहीं बनना यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी समिति का या किसी भी संगठन का सदस्य बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो, ये पूरा किस पर डिपेंड है? ये व्यक्ति पर डिपेंड होता है। कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किसी भी समिति या संगठन में शामिल होते हैं। जब उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है साथियों, तो वह अपनी इच्छा से जो है उस समिति को छोड़ देते हैं, उस समिति के सदस्यता को छोड़ देता है ना। उसके बाद जो है अंतिम में आपको निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समिति व्यक्तियों के समूह या संगठन को कहा जाता है जो किसी विशेष हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक प्रमुख साधन है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है साथियों। आपको पता होगा एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मुझे 2 गुना मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।